नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले और ये वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात पंचायत चुनाव की, जिसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग आज अधिसूचना जारी करने वाला है। अधिसूचना के जारी होते ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। आज शाम 3 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है। 11 चरणों में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर आज अधिसूचना जारी की जाएगी। मुखिया, सरपंच समेत 6 पदों के लिए वोटिंग होगी और इसे लेकर आज अधिसूचना के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर के बिहार राज्य निर्वाचन आयोग आज अधिसूचना जारी कर देगा और अधिसूचना के जारी होते ही आज से बिहार भर में आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू हो जाएगी। आपको बता दें कि आज 3 बजे राज्य निर्वाचन आयोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही ये पूरी घोषणा करेगी कि किस ब्लॉक में, किस प्रखंड में, किस तारीख को जो ये मतदान होना है। पहले से ये घोषित है कि 11 चरण के मतदान होने हैं, लेकिन किन किन जगहों पे होनी है वो सारी तमाम चीज़ें आज बताई जाएंगी। और आपको बता दें कि आचार संहिता लागू होने के साथ ही कोई नई घोषणाएं जो हैं वो नहीं हो पाएगी। पहले से जो योजनाएं हैं चल रही हैं वो चलेंगी। आज से अधिसूचना जारी होने के बाद से ही कल सुबह से बुधवार से यहाँ पे नामांकन के लिए उम्मीदवारों के लिए तिथि खुल जाएगी। कल से जो उम्मीदवार हैं अपना नामांकन कर सकते हैं और अगले 1 सप्ताह तक उन्हें समय दिया जाएगा नामांकन करने का। और नामांकन करने की जो अंतिम तिथि है वो अगर ख़त्म होती है तो उसके 2 दिन बाद तक वो अपना नाम वापसी ले सकते हैं। तो आज से पंचायत चुनाव का जो आगाज़ है, ऐलान है, वो शुरू हो चुका है और सारे उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में है और इंतजार इस बात का है कि निर्वाचन आयोग 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और वहां से आचार संहिता लागू हो जाएगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो पंचायत चुनाव को लेकर आज अधिसूचना जारी होने वाली। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। हमारे सहयोगी रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, 11 चरणों में 6 पदों पर चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होगी, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही कि इस वक्त बिहार के 27 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। जिन स्कूलों को सेंटर बनाया जाएगा वहां पर कई स्कूलों में पानी जमा है। एक बड़ी चुनौती है निर्वाचन आयोग के लिए इस वक्त ये पंचायत चुनाव कंडक्ट कराना, इसे कराना और सुचारू तरीके से कराना। इस चुनौती को कैसे टैकल करेगी, किस तरीके से इसे लेकर तमाम तैयारियां हो सकती हैं? देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के तमाम सवालों के जो जवाब है वो आज राज्य निर्वाचन आयोग शाम 3 बजे जो है वो देगा कि कहाँ पे कैसे कैसे चुनाव जो है, किन किन तारीखों को कौन कौन प्रखंडों में होगा। लेकिन जो तैयारी अभी निकल करके बातें सामने आई है, जो पंचायती राज मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनसे जो बात हुई है उनके मुताबिक जहाँ पे बाढ़ प्रभावित जिले हैं वैसे तमाम जिलों की जो है वो लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वहाँ से जिला पदाधिकारियों से लगातार ली जा रही है फीडबैक कि वहाँ पे कैसे चुनाव हो सकता है और क्या क्या वहाँ पे प्रिकॉशन लिया जा सकता है। तो पंचायत निर्वाचन जो आयोग है उन्होंने फैसला लिया है कि वैसे जगहों पे जहां पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नहीं है उन्हीं जगहों पे पहले जो चरण के जो चुनाव है वो होंगे। और चूंकि 24 सितंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक चुनाव होना है तो माना यह जा रहा है कि अगले 15 से 20 दिनों में जब बाढ़ का प्रभाव कम होगा तो वैसे जिलों में जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है बाद के चरणों में वहां चुनाव करवाए जा सकते हैं। लेकिन साथ साथ कोविड को लेकर के भी जो है वो बहुत प्रिकॉशन लिया जा रहा है कि सुरक्षा के तमाम जो है उपाय जो हैं वो किए जा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से। जी विभा। बिल्कुल रवि, तो ये माना जाए कि चूंकि 11 चरण इसी मद्देनजर तय किए गए हैं कि जिन जिलों में इस वक्त बाढ़ को लेकर हालात खराब हैं, यहाँ पर जहाँ पर लोगों की परेशानी इस वक्त ज्यादा है बाढ़ को लेकर, उन इलाकों में, उन जगहों पर सबसे आखिर के चरणों में चुनाव होंगे। ऐसे कौन कौन से जिले हो सकते हैं जिनको अमूमन इस तरह से देखा जा रहा हो? देखिए, अभी जो जिलों से फीडबैक आई है उसके मुताबिक 16 ऐसे जिले हैं जहां अभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। आपको बता दें कि दरभंगा का इलाका हो, सुपौल हो, समस्तीपुर है, सीतामढ़ी है, पूर्णिया है, अररिया है, कटिहार है, ये तमाम जो जिले हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है
इन जिलों में बाद के चरणों में जो है वो चुनाव कराने की तैयारी चल रही है निर्वाचन आयोग की तरफ से। और देखिए ये जो चुनाव है कई मायनों में खास है, क्योंकि ये पहली बार यहाँ पे ईवीएम के जरिए वोटिंग होनी है। यहाँ पे 6 पदों के चुनाव जो होने हैं उसमें से 4 पदों के लिए ईवीएम के जरिए वोटिंग होगी, जबकि पंच और सरपंच 2 ऐसे पद हैं जिसके लिए जो पुराना जो पद्धति है बैलेट पेपर से वैसे चुनाव हो गए। तो तमाम चुनौतियां हैं निर्वाचन आयोग के सामने, जो जिसमें सबसे बड़ी चुनौती जो है वो बाढ़ ही है। तो बाढ़ को लेकर के पूरी रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी और देखना होगा कि 3 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि कोरोना को भी ध्यान में रखना है, बाढ़ की चुनौती से भी निपटना है। ईवीएम को लेकर 4 पदों पर ईवीएम के जरिए वोटिंग होगी और बाकी 2 पर बैलेट पेपर के जरिए। इन तमाम चीजों के बीच सुरक्षा इंतजामों की बात की जाए तो इसे लेकर भी क्या इस बार विशेष तौर पर हम कहें कि इंतजामात दिख सकते हैं? जी बिल्कुल, और निर्वाचन आयोग ने देखिए पत्र भी लिखा है कि जहां पे चुनाव होने हैं वहां पे अतिरिक्त जो सुरक्षा बल हैं वो दिए जाएं और सभी जगहों पे अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाए जाएंगे सुरक्षा को देखते हुए। लेकिन जो वोटिंग है, जो मतदान है वो सही ढंग से पारदर्शिता के साथ हो, इसके लिए पहली बार निर्वाचन आयोग ने एक उपाय किया है कि आप वहां पे थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा सारे लोगों का। जो मतदान करने जाएंगे उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, उसकी जो फेस रीडिंग है वो की जाएगी। अभी तक के किसी भी चुनाव में ये पहले नहीं देखा गया है। तो ऐसा होता था कि वोकस वोटिंग होती थी, दूसरी बार जाकर के लोग जो हाथ में जो निशान लगाए जाते थे उसको मिटा करके जाते थे, लेकिन वो सारी चीजें जो है अब नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वहां पे फिंगरप्रिंट्स भी लिए जाएंगे और फेस रीडिंग जब की जाएगी तो वो सारी जो परेशानियां हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। नजर इस बार इंतजामों में ये भी नजर आ सकता है क्या कि जिन लोगों को चुनाव के मद्देनजर ड्यूटी पर लगाया जाएगा वो वैक्सीनेट होने जरूरी है, ये तमाम चीजें भी रह सकती हैं? उसके लिए देखिए सारे जिलों को सब पहले ही निर्देश दिया जा चुका है कि जो भी चुनाव में काम करने वाले जो अधिकारी होंगे या फिर सुरक्षा बल वो भी लगाए जाएंगे। सारे लोगों को वैक्सीनेशन होना चाहिए और 100% जो है इसके लिए जवाबदेही तय की गई है जिला प्रशासन को कि वो पूरी तरह से जो लिस्ट है सुरक्षा कर्मियों के वो सर्टिफिकेट के साथ भेज दिए जाएं कि उनका जो वैक्सीनेशन है वो पूरी तरह से हो चुका है। जो मतदान करने के लिए जो लोग जाएंगे उन्हें ग्लव्स मिलेगा, उनको जो है वो मास्क लगा करके जाना होगा। तो कोरोना को लेकर के जो तमाम एहतियात हो सकते हैं वो निर्वाचन आयोग ने किया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रवेश नारायण इस तमाम जानकारी के लिए। तो पंचायत चुनाव को लेकर आज अधिसूचना जारी होने वाली और इसी के साथ आदर्श आचार संहिता भी राज्य में लागू हो जाएगी। बिहार में पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर हुई तारीख की घोषणा के बाद सुगबुगाहट अब तेज हो चुकी है। जिला प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अरवल में 64 पंचायतों में शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर M2 ईवीएम के माध्यम से मॉक पोल कराया गया, जिसमें 35 से अधिक ईवीएम मशीन में 1000 से लेकर 1200 मतदाताओं के लिए मशीन की टेस्टिंग का काम किया गया। मौके का जायजा लिया संवाददाता अनिरुद्ध ने। बिहार में पंचायत चुनाव की पूरी आहट आ गई है। हालांकि अभी तक कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हुआ है, लेकिन हम अरवल जिले के खेल भवन है जहां पंचायत चुनाव की पूरी सुगबुगाहट आ रही है। 63 पंचायतों में पहली बार ईवीएम मशीन के माध्यम से पंचायत का चुनाव संपन्न होना है, जिसकी तैयारी आप देख रहे हैं, हमारे पीछे देख रहे हैं जितने भी जो आपके शिक्षक हैं, जो मतदान कर्मी होंगे, इसकी क्या तैयारी है। आपके जिला प्राधिकारी के निर्देशानुसार सारे जो है M2 जो ईवीएम मशीन लगाए गए हैं उसके माध्यम से 1000 और 1200 का मॉक पोल चलाया जा रहा है। ये पूरी तैयारी किया जा रहा है इधर से पंचायत चुनाव की। हम यहाँ के शिक्षकों से जानना चाहेंगे कि पहली बार M2 मशीन के माध्यम से ईवीएम के मशीन से पंचायत चुनाव क्या कठिनाई होगी या फिर इन लोगों की क्या सहूलियत थी, जो तैयारी है। सर क्या तैयारी है आपके लिए? हम लोग जोश खरोश के साथ हम इसमें लगे हुए हैं। M2 मशीन से यहाँ वोटिंग कराई जाएगी आगामी चुनाव में, पंचायत चुनाव में। सभी शिक्षक हम लोग लगे हुए हैं और जोश खरोश के साथ इसमें हम काम कर रहे हैं कि किसी तरह का इसमें चूक न हो और पूर्ण बढ़िया से मतदान कराया जाए। पहली बार ईवीएम मशीन से M2 के माध्यम से इनका चुनाव कराना है और पूरी तैयारी और मुस्तैदी के साथ इनकी तैयारी में जुटे हुए हैं। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 अरवल। और पटना से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना लौटने वाले हैं। 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब दिल्ली से पटना के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रवानगी होगी।
पीएम मोदी से मिलने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में मौजूद थे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई बिहार के प्रतिनिधिमंडल की। सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में ये प्रतिनिधिमंडल जो है 11 सदस्यीय वो मुलाकात करता नजर आया और जातीय जनगणना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत हुई। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने जातीय जनगणना की मांग को देश की जरूरत बताया है। उन्होंने कहा कि बिहार के प्रतिनिधि मंडल की जो पीएम से कल मुलाकात हुई वो सकारात्मक माहौल में हुई है। पार्टी का जो डेलीगेशन मिला है उसकी प्रधानमंत्री से सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है और बिहार की विधानसभा पहले ही 2 बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर चुकी है। ये खाली जातिगत जनगणना की मांग न तो बिहार तक है न पिछड़ी जातियों तक है, समूचे देश में सभी जाति वर्गों समूहों का जनगणना होना चाहिए, ये मांग आज की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल बिहार वासियों को कई तोहफा देने जा रहे हैं। जी हां, गांधी मैदान करगिल चौराहे से एनआईटी तक बनने वाले पटना के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का वर्चुअल तरीके से शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से पटना में डबल डेकर के निर्माण के बाद अशोक राजपथ पर लगने वाला भीषण जाम जो है अब लोगों को इस परेशानी से दो चार नहीं होना होगा, उससे लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। फ्लाईओवर के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल आपको बताते चलिए 4 स्टेट हाईवे का भी उद्घाटन करेंगे। देखिए संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल बिहार वासियों को कई बड़े तोहफे देने जा रही है और सबसे पहला जो यहाँ पे शिलान्यास होना है वो है पटना के कारगिल चौक से एनआईटी तक पटना का पहला डबल डेकर जो फ्लाईओवर बनना है उसका कल शिलान्यास होना है। और ये देखिए, ये जो मुख्य सड़क है पटना का गांधी मैदान, यहाँ पे ये कारगिल चौराहा है और कारगिल चौराहा से एनआईटी जाने वाली ये जो रास्ता है यहीं से डबल डेकर जो फ्लाईओवर है उसका शिलान्यास होना है। आपको बता दूं कि लगभग 2 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर में 324 करोड़ रुपए जो है वो खर्च हो रहे हैं और यहाँ से जो लगने वाला अशोक राजपथ पर जो जाम है उससे मुक्ति मिल सकेगी। आपको बताऊं कि जो लोग यहाँ से कारगिल चौराहे से जाना चाहते हैं, पीएमसीएच से जाना चाहते हो या फिर पटना कॉलेज जाना चाहते हो, वो निचले फ्लाईओवर से जाएंगे, जबकि महेंद्रू की तरफ जाने वाले लोग जो हैं, एनआईटी जाने वाले लोग सीधा ऊपर से जा सकेंगे। यही नहीं, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो 4 स्टेट हाईवे का भी उद्घाटन करेंगे। आपको बता दूं कि 4 स्टेट हाईवे का जो उद्घाटन है उसमें बिहिया जगदीशपुर पीरो बिहटा SH 102 है, अमरपुर अकबरपुर SH 85 है और SH 84 और बिहारगंज बाईपास शामिल है। यहाँ पे बताया गया है कि जो फ्लाईओवर का जो निर्माण हो रहा है और जो 4 स्टेट हाईवे जिसका कल उद्घाटन होना है उसको लेकर के एक बड़ी तैयारी की जा रही है, जिसका नीतीश कुमार कल वर्चुअल तरीके से इन सारे चीज़ों का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। माना जा रहा है कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो बड़े दिन से इंतज़ार था कि पटना के अशोक राजपथ का जाम कैसे ख़त्म हो, वो डबल डेकर फ्लाईओवर बनने से ये सपना पटना वासियों के लिए पूरा हो सकेगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। शेखपुरा के कसार थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया है। शौच के लिए घर से निकली नाबालिग को कुछ युवकों ने जबरन उठा लिया। नाबालिग को 5 दिनों तक अपने ठिकाने पर रखकर उस पर शादी का दबाव बनाया गया। हालांकि मौका मिलते ही लड़की यहां से भागकर अपने घर पहुंच गई। पीड़ित के बयान पर स्थानीय थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। दूसरी तरफ पीड़ित परिजनों ने दबंग बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने कहा कि आरोपी युवक परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। गौरतलब है कि पुलिस अभी तक पीड़िता का मेडिकल टेस्ट नहीं करा पाई है। धमका के बोला कि हमको देना साथ देना नहीं देगा साथ आपको पास गुंडा लगा देंगे आपको पीछे, फिर आपको मार देगा, फिर आपको पापा भैया कुछ भी नहीं करेगा हमको। और डरा धमका कर बहुत कुछ अपना देने कहा बोलने, तब डर से बोले उसको देने, ठीक है आपको देने बोलेंगे। बहुत डराया धमका। कितना दिन रखा हो तुमने? बस सर 5 दिन। और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अब तक नाबालिग के अपहरण पर यह मामला क्यों नहीं दर्ज हुआ? लड़की का अपहरण करने वाले कहां हैं? अभी तक अपहर्ता की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई?
पीड़ित का मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं कराया गया? खबर दानापुर से, जहां बेहटा थाना क्षेत्र से भागे प्रेमी जोड़े को प्रेमी के मौसा ने फुलवारी शरीफ थाने पहुंचा दिया, तो प्रेमिका ने थाने में ही हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। प्रेमिका ने थाने में ही गाली गलौज और हंगामा किया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कुछ ही देर में थाने में अफरा तफरी मच गई। अभी जो बोलेगी वही तो देखिए किस तरीके से प्रेमिका जो है थाने में ही हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगती है। हालांकि पुलिस वालों ने इसे समझाने बुझाने की बहुत कोशिश की, इसके बावजूद ये प्रेमिका मानने को तैयार नहीं थी। थाने से भागने की कभी कोशिश करती है तो कभी प्रेमी को ही भगाने की कोशिश करने लगती। काफी देर तक यूं ही ये ड्रामा जो है वो थाने के अंदर होता रहा और आखिरकार प्रेमी ने ही इसे शांत कराया। दरअसल ये दोनों ही जो है प्रेमी और प्रेमिका कंचनपुर गांव में एक दूसरे के पड़ोसी बताए जा रहे हैं। प्रेमी सूरज शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है, लेकिन प्रेमिका का कहना है कि इन दोनों के बीच 5 सालों से प्यार था, संबंध था और अब ये एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। वहीं प्रेमिका भी अपने प्रेमी के साथ शादी करने पर अड़ी हुई है। फिलहाल पुलिस इस मामले को दोनों के परिजनों की सहमति के साथ सुलझाने की कोशिश में लगी है। क्या चाहते हो तुम? अभी जो बोलेगी वही हम चाहते हैं। मैंने तुम क्या चाहते हो? अभी से बोलवाइए ना, ये बोलेगी खुद, थोड़े ऐसा थोड़े अब हम नहीं। कितना दिन से प्यार हुआ इससे? कैसे? सर 5 साल से। कैसे? साथ में रहते हैं? साथ में रहते हैं शुरू से। मैंने प्यार कैसे? हम लोग अगल बगल के हैं, हमारा घर मतलब कि ये घर हुआ। तुम मिले हो ना? तो 5 हमारा घर के 5 घर बाद इसका घर है। तो तुम इजहार किए थे, ये तुम इजहार किए थे कि ये की थी? हम दोनों का था सर। इसके साथ बस रहेंगे, बात खत्म। किसी भी हाल में फिर छोड़ के भाग जाओगी तो? किसी भी हाल में रहेंगे। कैसे इससे प्यार हुआ था? बताए किसी हुआ था? सर से ज्यादा नहीं। सिवान में चोरी करके भाग रहे आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पीटा है और फिर उसे पोल से बांधा गया और उस पूरे मामले में बड़हरिया पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने कई बार पुलिस को इसे लेकर फोन किया, लेकिन पुलिस गांव नहीं पहुंची। घटना बड़हरिया थाना क्षेत्र के सुरहिया गांव का है। चोरी के दौरान लोग यहां जग जाते, जिसके बाद आरोपी को भागने के दौरान पकड़ा गया और उसके बाद इन दोनों को जमकर पीटा गया। एक शख्स ग्रामीणों की गिरफ्त में है, जबकि दूसरा मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। मोबाइल तो मोबाइल तो ले लो तो पकड़ाइए गई। कौन मोबाइल? का बा मोबाइल बोला ना। हनु एगो चैन 5000 रुपये। अच्छा। हाँ जना के तबियत खराब है तो वही में बेटी आयल बड़ी सन, तब तो गेट बंद बा तो का जाते अपना सिरहाना निकाल के धर के सुतले पिया। क्या क्या चोरी किए हो? बस एक मोबाइल। मोबाइल किसके घर से? फूफा घर से। अच्छा अच्छा, मोबाइल किए हो और उसके साथ? कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा, कब कई बजे रात को घुसा था घर में? 2 बजे शायद। अकेले था? अकेले थे, एक लड़का और था उधर। पूर्णिया से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर मवेशी व्यापारी से 21 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है बाइक सवार अपराधियों ने 21 लाख रुपए लूटे। टीकापट्टी के गोड़ियर स्कूल के पास इस घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। टीकापट्टी थाना प्रभारी ने लूट की पुष्टि भी कर दी है। खगड़िया से चपरही जाने के दौरान व्यापारी से 21 लाख रुपए लूटे गए हैं। तो बाइक सवार अपराधी बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। टीकापट्टी के गोड़ियर स्कूल के पास घात लगाए अपराधियों की तरफ से अचानक से किया जाता है। व्यापारी जिसके पास 21 लाख रुपए बताए जा रहे हैं मौजूद थी, 21 लाख रुपए लूट कर ये अपराधी आज से फरार हो गए। खगड़िया से ये बड़ी खबर, जहां पर मवेशी व्यापारी से 21 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। और सहयोगी प्रवीण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण, इस घटना के बाद अपराधियों को पकड़ने को लेकर किस तरह की कार्रवाई होती हुई? जी विभा, मैं अभी ये सुबह 9 बजे के करीब घटना है।
खगड़िया से कुछ व्यापारी मवेशी की खरीद के लिए चपाहरी हाट जा रहे थे और इसी दौरान टीकापट्टी थाना के चपाहरी के पास गोरियर के पास ये घटना हुई है। बाइक पर सवार करीब 6 अपराधी हथियार से लैस थे और उन्होंने स्कॉर्पियो को घेर कर मवेशी व्यापारी से 21 लाख रुपये लूट लिया है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे हैं। टीकापट्टी थाना प्रभारी और कटिहार की पुलिस भी मौके पर पहुंची है और जांच कर रही है। थाना प्रभारी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि फिलहाल जांच की जा रही है और अभी तक आवेदन नहीं मिला है और जो अपराधी हैं उनके गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी के लिए। पटना में वाराणसी की तर्ज पर गंगा आरती की शुरुआत सोमवार से हो गई। सोमवार को शाम 6 बजे से 8 बजे तक गांधी घाट पर गंगा आरती की गई। गंगा आरती में जल परियोजना का निरीक्षण करने वाले लोकसभा सदस्यों की टीम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और मंत्री नितिन नवीन शामिल हुए। तस्वीरें आपके सामने, वाराणसी की तर्ज पर भी गंगा घाट पर महाआरती की ये तस्वीरें आपके सामने। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।